यूएसए ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर एंड स्पेशल बॉम्बर भेज करके न्यूक्लियर जो फैसिलिटी थी उनके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है बिल्कुल जड़ से। इससे पहले जंगी खासी भाई लड़ाई चल रही थी ईरान एंड इसराइल के बीच में। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यूएसए को वॉर में आना पड़ा और क्यों इसराइल बोल रहा था कि भाई आओ मेरे को बचा लो, मेरी हेल्प करो। ठीक है, इंडिया का क्या एंगल है इसमें, क्या स्टेक्स इंडिया के जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड पीस के लिए क्या कुछ खतरा है, क्या आने वाले दिनों में हो सकता है, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस जो आर्टिकल का लिंक हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप न्यूज़ सेक्शन में पढ़ सकते हैं इस तरीके के आर्टिकल या ये वाला आर्टिकल। ठीक है, इसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप इस आर्टिकल को अच्छे से इत्मीनान से बैठ करके पढ़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन जो है शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि यूएसए ने कैसे ही अपने स्पेशल बॉम्बर भेज करके अटैक किया जो ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उनके ऊपर। आज सुबह सुबह संडे को जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आकर के, इससे पहले उन्होंने ट्वीट पर अपना ट्विटर लिखा, बट मीडिया चैनल पर आकर उन्होंने बताया कि टू नाइट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ देम ऑल बाय फार एंड परहैप्स द मोस्ट लीथल। उन्होंने मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही थी ऑलरेडी ईरान एंड इसराइल के ऊपर, अमेरिकन जो वार प्लेन हैं उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो भेज करके 3 जो ईरान की न्यूक्लियर साइट हैं फाडो, नतान्स एंड इस्फान, तीनों को सिग्निफिकेंटली डैमेज पहुंचाने की कोशिश की या पहुंचा दिया। हमें नहीं पता, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। बट इस पूरी कहानी को कैसे अंजाम दिया यूएसए ने। यूएसए भाई ग्लोबल का, वर्ल्ड का पावर है, सरपंच देश है, जिसका देसी भाषा में बोलते हैं सरपंच देश। उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो सबको पता है भाई। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी जो प्रेजेंस है 750 बेसेस हैं 80 कंट्री में, 1,73,000 जो ट्रूप्स हैं डिप्लॉयड हैं 159 कंट्रीज़ में। इस मैप में क्लियरली विजिबल है कि कहाँ कहाँ पर यूएसए के मिलिट्री बेसेस हैं भाई। ठीक है, बट ये वाला जो अटैक है उसने एक्सपर्ट्स की माने तो कैसे अंजाम दिया इसको, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। जो गुआन की जो टेरिटरी है, जो फिलीपाइंस की टेरिटरी है भाई गुआन, वो वहाँ पर मिलिट्री बेस है। एंड इंडियन ओशन रीजन पर यहाँ पर दियागो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है जो कि यूके की ओवरसी टेरिटरी है, बट उन्होंने लीज पर दे रखा है यूएस को 99 ईयर्स के लिए। यहाँ पर उनके फाइटर जेट उनके बेसिस पर तैनात थे, तो उन्होंने फाइटर जेट ऐसे भेजे और ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी उनको तबाह कर दिया भाई। इससे पहले 2-3 दिन पहले की ये न्यूज़ है कि जैसे ईरान और जो इसराइल का युद्ध चल रहा था, उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला था कि आने वाले 2 वीक्स में डिसाइड करेंगे कि यूएसए ने एंटर करना है या नहीं करना। तो ईरान काफ़ी इत्मीनान से बैठा होगा कि भाई यूएसए तो आने नहीं वाला इसराइल की हेल्प करने। ठीक है, बट अचानक से अब ये मोड़ ले लिया। इंटरनेशनल रिलेशन में भाई ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जो 3 जो उनकी साइट्स हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स हैं, उसको देख लेते हैं। ये है ईरान का मैप, ये उनकी कैपिटल तेहरान है। यहाँ पर फार्दो फैसिलिटी है, जो मेन प्राइमरी जो फैसिलिटी है। यूएसए के बंकर बम्बर्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज़ किए हैं इस न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगली जो फैसिलिटी है दूसरे नंबर की वो नतान्ज है और तीसरी जो है इस्फान है। ठीक है, तीनों पर वेरी टेक्टिकल जो वेपन्स हैं यूज़ करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो इतना भाई डिफ़िकल्ट क्यों था, इजराइल क्यों नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर पाया। ठीक है, ईरान को युद्ध में क्यों आना पड़ा और क्यों। इससे पहले मैं अगर बता दूं 13 जून को भाई इजराइल ने प्री एम्प्टी स्ट्राइक की। ठीक है, ईरान के ऊपर, क्योंकि वो उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बोलता है कि 90% एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ रहा था और जल्द ही न्यूक्लियर वेपन अचीव करने के कगार पर था। बट जैसे ही ये बात यूएसए को, इज़राइल को पता लगती है, तो इज़राइल ईरान को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है और प्री एम्प्टी स्ट्राइक कर दी उसके न्यूक्लियर जो साइट्स थी। बट कुछ खास उनको इम्पेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फार्दो जो फैसिलिटी है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, वो वहाँ पर एक माउंटेनियस रीजन है ईरान के साउथ में। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर ईरान है, उसके साउथ में ये ईरान है भाई, साउथ में जो है फार्दो जो उनकी माउंटेन के नीचे, ठीक है, बनाई गई है। उन्होंने वेरियस सुरंगों के नीचे टनल्स के थ्रू, ठीक है, एंट्री होती है यहाँ पर, और उसके नीचे 260 फीट नीचे, ठीक है, या 80 मीटर नीचे बनाई हुई है ये। यहाँ पर उन्होंने एक टेम्परेरी
या फैसिलिटेटिंग जो वॉल्स, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का जो इक्विपमेंट है यहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये वेरियस टनल है जिसके थ्रू क्या इसके अंदर जाया जाता है या आया जाता है जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके। ठीक है, क्योंकि भाई जो ईरान है उन्होंने ये वेरी टेक्निक, क्योंकि इसको खतरे के बारे में पता था, क्योंकि कल इजराइल या यूएसए भाई रोकते हैं भाई, कोई भी अगर देश है अगर वो न्यूक्लियर वेपन अटेन करने की कोशिश करता है, चाहे वो इंडिया था, इंडिया ने अपने टाइम पर किया, या नॉर्थ कोरिया है, कोई भी है, तो उनको क्या न्यूक्लियर वेपन अचीव करने में यूएसए या बोलने के वेस्ट का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है भाई, किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन ना मिले। तो ये पूरी रेस है जो जो पूरा दारमदार है वार का, जो मेन रीज़न है वो है न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन। ठीक है भाई, तो आप भी समझ सकते हैं कि इंडिया ने जब स्माइलिंग बुद्धा के नाम से अपना प्रोग्राम चलाया एंड उसको टेस्ट किया तो कितना क्रिटिकल फेस हुआ इंडिया के लिए। इंडिया के लीडर्स को सैल्यूट है भाई, कितने मतलब इंटरनेशनल प्रेशर उन्होंने बियर किया होगा और अपना डिज़ायर रिजल्ट कैसे अचीव किया होगा। तो भाई ये जो बॉम्बर हैं, ठीक है, एंड स्पेशली B2 स्पिरिट यहाँ पर यूज़ किया गया है। B2 स्पिरिट नाम का जो एयरक्राफ्ट है, एयर वॉरियर है, ठीक है, वो बॉम्ब लेके जाता है GBU-57। GBU-57 के बारे में भी आगे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये बहुत क्रिटिकल है, कैसे ये सिर्फ यूएसए के पास कैपेबिलिटी थी कि ये इतना डीप इनसाइड जा कर के 260 फीट की डूंगाई पर जा कर के कैसे अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उससे पहले BLU-109 इसराइल के पास बॉम्ब, ये जो बॉम्ब की कैटेगरी है वो ओन करता है। एंड दूसरा GBU-28, जो BLU-109 है वो 250 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। एंड डीप इनसाइड कंक्रीट हो या अर्थ का जो पहली वाली जो लेयर है उसमें 6 से 8 फीट तक मतलब इम्पैक्ट दे सकता है। GBU-28 है वो 16 से लेकर 20 तक फीट तक डायरेक्टली इनसाइड इम्पैक्ट कर सकता है। बट जो GBU है 57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है जो भाई, वो काफ़ी ज़्यादा डुगाई पर जाकर यहाँ पर 200 फीट या 61 मीटर या उससे भी ज़्यादा, ठीक है, जाकर के चोट पहुँचा सकता है। एंड जो वॉर हेड है 13,600 किलोमीटर, 13,600 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकता है। तो काम कैसे कर सकता है भाई, काम कैसे करता है, बंकर जो बस्टर जो वर्क है कैसे करता है, जो बंकर बस्टर इनका प्रोग्राम है यूएसए का, GBU-57 बॉम्ब है वो कैसे काम करता है। ये सपोज करो ये B2 जो उनका स्पिरिट एयरक्राफ्ट है, एयर वॉरियर है, इसके पास स्टील्थ कैपेबिलिटी है भाई, कोई भी ड्रोन हो गया इसको ना इंटरसेप्ट नहीं कर पाती, इसके पास स्पेशल मटेरियल के साथ ही बने हुए हैं, ये उसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी है। जैसे ये ग्राउंड है भाई, 2 लेयर्स हैं ग्राउंड की, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें क्या करते हैं 2 वॉर हेड लगे हुए हैं, मतलब 2 मिसाइलें 2 बॉम्ब छोड़ता है ये। पहले बॉम्ब से क्या होता है कि पहला टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, पहली लेयर को, दूसरा जो बॉम्ब है उसी खड्डे में उसी जगह जा कर के, क्योंकि ये GPS के साथ और इंटरनल नेविगेशन के साथ गाइड करता है, तो टारगेट को फिर से वहीं से टारगेट करके जो अपने डिज़ायर्ड लोकेशन है, जो इम्पैक्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है। पहले वो फर्स्ट लेयर में जाएगा, फर्स्ट लेयर में जा कर के जो पहली लेयर है उसको तबाह कर देगा, सेकेंड बॉम्ब आएगा उसी इम्पैक्ट पर, उसी होल पर, उसी गड्ढे पर, ठीक है, और जो ग्राउंड है वो नीचे अपनी 200 फीट से भी ज़्यादा नीचे जा कर के अपना जो टारगेट है उसको मतलब अचीव कर लेगा। ठीक है, तो ईरान का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स है भाई। ईरान ने बोला है कि भाई जो उनकी अपने नेशनल जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, डिप्टी पॉलिटिकल डिक्टेटर हैं, उन्होंने बोला है कि कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं हुआ, उन्होंने पहले ही इवैक्यूएट कर लिया था, मिनिमाइजिंग कैजुअलिटी हुई हैं, मटेरियल डैमेज कोई नहीं हुआ है। हाउएवर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने साफ साफ क्लियर शब्दों में बोला है कि कंप्लीट डैमेज है वहाँ पर, कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया गया है उनकी जो न्यूक्लियर 3 फैसिलिटी थी तीनों जगह पर। ठीक है, इससे पहले की कहानी जाने तो इससे पहले क्या हुआ, पिक्चर इससे पहले वाली आपको बताएं तो भाई इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी थी 13 जून को। ठीक है, जिसका रिपलिंग इफेक्ट ईरान मैं बोलता हूँ क्रिपलिंग जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको डिस्ट्रॉय करना था मेन, और इजराइल इसको बोलता है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बट डैमेज इतना वो नहीं दे पाए।
ठीक है। रिटेलिएशन में ईरान ने अपने ड्रोन भेजे, बैलिस्टिकल मिसाइल भेजी, और हमने जैसे वीडियोस में सोशल मीडिया पर देखा कि उनके जो कैपिटल है तल अवीव है या अदर जो मेजर सिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जो उनका आयरन डोम जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, एयर शील्ड है, ठीक है, वो नाकामयाब रही। कहीं ना कहीं 65 टारगेट्स जो मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उन्हीं को रोक पाई। भाई वॉर करने आज की डेट में कोई सौखा कार्य नहीं है। यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, ठीक है, चाहे वो डिफेंस करना हो या अटैक करना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और कैसे रिटेलिएट किया ईरान ने। बट जो इज़राइल था वो डी पेनिट्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो 8 से 10 फीट तक ही थी। इसीलिए यूएसए को पिक्चर में आना पड़ा एंड 260 फीट डूंगाई पर जाकर के टारगेट को मारने की कैपेबिलिटी वो सिर्फ यूएसए के पास थी। अब जान लेते हैं भाई इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया के स्टेक क्या इन्वॉल्व हैं इस पूरी जो कहानी है उसके बीच में। इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं भाई दोनों के साथ हैं, यूएसए के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं। क्योंकि भाई जो कहते हैं कि वर्ल्ड रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी दोस्त नहीं होता भाई, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है, ठीक है। और वही इंडिया करना चाह रहा है। यूएसए के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, क्वाड में है इंडिया, ठीक है। ईरान के साथ काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। ईरान के ऊपर यूएसए ने ऑलरेडी 2015 में JCPOA जो एक्ट था उसके, वो भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर के था भाई। उससे जब बाहर आया तो तब से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। इंडिया को कंसर्न है भाई उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि इंडिया 80% जो ऑयल नीड्स है वो इंपोर्ट पर डिपेंड करती है। एंड मोस्ट ऑफ दी जो ऑयल है वो मिडल ईस्ट से आता है भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। एक बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी देख लेते हैं भाई, क्यों ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज़ है भाई, वो उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है। ये ईरान है भाई, ये इज़राइल है, ये प्यारा भारत है। जितनी भी ऑयल नीड्स हैं भाई, ठीक है, कुवैत से, ठीक है, इराक से, बहरीन से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से, तो यहाँ से होकर के पूरा यहाँ पर आता है और वर्ल्ड को सप्लाई होता है। यहाँ से आकर के यूरोप को सप्लाई होता है, ठीक है। नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम हो, क्रूड ऑयल हो, सारा यहाँ से होता है। अगर ईरान इसको चोक पॉइंट को चोक कर दे तो खलबली मच जाएगी भाई पूरी दुनिया में, ठीक है। इसीलिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि भाई जो उसकी एनर्जी नीड है 80%, ठीक है, उस पर डिपेंड कर दिए इंपोर्ट पर। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वहाँ पर चोक कर दिए ईरान ने कहीं ना कहीं, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ऑयल की वो डिसरप्ट हो जाएगी, जिसके कारण इंडिया में जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डोमेस्टिक फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसका जीडीपी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडिया के जो स्ट्रेटजिक ऑटोनमी है वो स्टेक पर है, क्योंकि यूएसए एक तरफ है, एक तरफ ईरान है। इंडिया यूएसए के जो अलाइंस है उनका क्वाड का, उस जो चाइना को काउंटर करने के लिए था, उसके बीच में भी है। और ईरान से अच्छा खासा तेल हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सस्ते दामों पर हमें एक्सपोर्ट करता है ऑयल को। और इंडिया को जो डायस्पोरा है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है भाई, उसके जो सिटीजन्स है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। बट 8 मिलियन जो इंडियन जो लोग हैं वो रहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, गल्फ़ रीजन में, जिसके राइजिंग अगर टेंशन इंक्रीज़ होगी तो फुल स्केल वॉर चलेगा वहाँ पर। तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं भाई, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, पूरे मिडल ईस्ट में, तो उनको कहीं ना कहीं खतरा है। तो इंडियन सिटीजन को खतरा, तो मतलब इंडिया को खतरा। ग्लोबल की बात करें भाई, ग्लोबल या वर्ल्ड की पीस इकॉनमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वहाँ पर फुल फ्लेज वार होता है, जैसे हमने देखा कि गल्फ ऑफ हरमज में, ठीक है, चोकिंग पॉइंट अगर बना देता है ईरान, तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। स्टॉक मार्केट, ठीक है, वॉलेटाइल ऑलरेडी दिखाई गई है, कैसे स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 9 से 10% यहाँ पर गिर गई है भाई, प्लंज हो गई है। तो और ज़्यादा अगर डैमेज होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपने डिज़ायर्ड जो प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, वो रुक जाएंगे। वर्ल्ड की पीस के लिए खतरा है, जैसे कि यूएनए के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बोला कि इमीडिएट डी एक्सलेशन कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ जो वाइडन अप होगा रीजनल जो वॉर है, उसका जो स्पायरल जो इफ़ेक्ट है बायोंड कंट्रोल हो जाएगा भाई, ठीक है। और वर्ल्ड वार 3 भी, ठीक है, हो सकती है वर्ल्ड वार 3 अगर कहीं ना कहीं ईरान फिर से रिटेलिएट करता है यूएसए के ऊपर, इज़राइल के ऊपर। तो
ऑब्वियसली ये जो रीजनल वार है ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, जैसे कि हमने देखा कि अगर ईरान फिर से स्ट्राइक करता है, चाहे वो फिर जो अपने उसके प्रॉक्सी प्रॉक्सी जो मिलिटिया ग्रुप हैं, ठीक है, हिजबुल्ला, ठीक है, वो बहरीन पे या अदर जो मिलिट्री प्रेजेंस है उनके सिटीजन्स पर, यूएसए के ऊपर, ठीक है, ईरान के ऊपर, इज़राइल के ऊपर अगर अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये जो रीजनल वॉर है वो ग्लोबल वॉर में एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। ठीक है, अभी के लिए यूएसए ने वही बोला है, क्योंकि यूएसए वैसे डायरेक्टली तो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि आफ्टर ओनली कंसल्टेशन विद पास करना होता है भाई उनके कांग्रेस में, कांग्रेस भाई वहाँ की पार्लियामेंट है, तभी जा कर के। बट जो प्रेसिडेंट होता है उनका, वो कमांडर इन चीफ होता है मिलिट्री सर्विसेज का पूरी का। इसीलिए क्योंकि ये एक, जैसे उन्होंने 2017 में सीरिया पर अटैक कर दिया था, वो भी कहीं पास करके नहीं किया था, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये जो वॉर है भाई, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है अदर जो एसेट्स हैं यूएसए के बाकी दुनिया में, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जो हैं वो कांग्रेस से पास करवा सकते हैं, एंड एक जो कन्फ्रंट अलग से खुल सकता है, जो कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। ठीक है, आगे अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है, जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है भाई, फ्लूइडिक है, जैसे फ्लूइड भाई कभी इधर हो सकता है, कभी इधर हो सकता है, कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाए। ठीक है, ईरान अपने मिलिटिया ग्रुप जो लिबनान, इराक, यमन में हैं, उनको प्रोएक्टिवली यूज़ कर सकता है अगेंस्ट द यूएसए, इज़राइल। ठीक है, तो ये जो ब्रॉडन अप हो सकती है, जो वॉर है और ज़्यादा खिंच सकती है। कंक्लूजन की बात करें तो देखने वाली बात होगी कि भाई आने वाले दिनों में, अभी तक तो फिंगर क्रॉस्ड हैं, यूएसए ने जस्ट एक स्ट्राइक की है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने जस्ट जो प्राइमरी टारगेट्स हैं उनको ही टारगेट किया है, जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उन पे भी अगर ट्राइप कर सकता है अगर ईरान, मतलब बैक स्टेप नहीं करता। क्विकली देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने पूरी वीडियो में क्या सीखा, क्या जानने को मिला। पहले हमने देखा कि कैसे यूएसए ने जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, फार्डो, नतान्स, इस्फान, तीनों पर अटैक कैसे किया, बॉम्बर यूज़ किए, GBU-57 मासिक ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ईरान ने क्लेम किया कि उनके पास भाई कोई भी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, मिनिमल डैमेज हुआ है, इवैक्यूएट कर लिया। यूएसए ने क्लेम किया कि उन्होंने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंडिया के हमने देखा कि रिस्क क्या है, ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हो सकते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, देखा कि डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग कैसे इंडिया करता है या आगे करने की ज़रूरत है। यूएनए का रिस्पॉन्स देखा उन्होंने भाई, एमरजेंसी सिक्योरिटी मीट बुलाई है कि कैसे इस सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल किया जाए। तो ये था भाई पूरा का पूरा एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, कैसे यूएसए ने ईरान पर अटैक किया। अदर अपडेट्स के लिए आप governmentjobnews.com पर जा करके स्टोरी पढ़ सकते हैं इसके रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि आपका प्यार ही हमें आगे इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। नीचे हमने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया भाई, इसको भी आप ज़रूर से विज़िट कर लेना। ठीक है, अगर इस स्टोरी पर या अदर जो स्टोरीज़ हैं उस पर अगर हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम।